दिमाग को कंट्रोल कौन सा ग्रह कर रहा है और इसे हम संतुलित कैसे रखें? देखिए, दिमाग को कंट्रोल करने का प्लेनेट है चंद्रमा। कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र और टैरोट, इन चारों में क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है? जिसका शुक्र एक्टिवेट होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, वो लोग क्या करते हैं, अपनी लाइफ को एंटरटेन करके जीने की कोशिश करते हैं। जी, माता पिता आपस में लड़ रहे हैं, भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, इन सब के पीछे क्या कारण है? कौन सा ग्रह जिम्मेवार होता है? कि अगर किसी के सप्तम भाव में राहु बैठा हो, केतु बैठा हो, ठीक है ना, तो ऐसे लोगों की पार्टनरशिप है ना बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। इंस्टेंट मनी के लिए कोई रेमेडी बताएं पंडित जी। ऐसी स्थिति में शिवलिंग पर रोजाना गन्ने का रस चढ़ाओ। ठीक है, क्या ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे नेम फेम मिले? देखिए, अगर आपको अपनी लाइफ में नेम फेम चाहिए तो ऐसी स्थिति में आपको सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना है। कौन सी राशि सबसे स्ट्रांग मानी जाती है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में मैं हूं आपके साथ, आपकी होस्ट रोमा पाठक। आज के इस पॉडकास्ट में हम चर्चा करेंगे एस्ट्रोलॉजी के हर पहलू पर। जी हाँ, हर पहलू पर जानकारी हासिल करेंगे, चर्चा करेंगे और जो तमाम समस्याएं ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से व्यक्तित्व के जीवन पर आ रही है, व्यक्तित्व के जीवन में आती हैं, हर तमाम तबके के लोग परेशान रहते हैं, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। और जिनसे हम बातचीत करने जा रहे हैं, जिनसे रूबरू होने जा रहे हैं, उनके बहुत सारे एपिसोड ऑलरेडी यहाँ पर पॉडकास्ट हो चुके हैं, आप देख चुके हैं और एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में हाजिर हैं। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं बिना देर किए। जय माई की। जय। हमारे साथ हैं राहुल जैन जी, फेमस एस्ट्रोलॉजर। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ज्योतिष शास्त्र में तमाम लोगों के जीवन में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार क्या क्या दिक्कतें आती हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे पंडित जी कि इंसान हर तरफ से निराश हो जाता है, मायूस हो जाता है, तो क्या ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी उसके जीवन में उम्मीद की एक किरण बनकर उसको बाहर निकालती है तमाम समस्याओं से? देखिए, ज्योतिष का मतलब ही ये है, आप समझिए कि किसी भी व्यक्ति का अगर जन्म हुआ है, जी ठीक है, तो जिस भी व्यक्ति का जन्म हुआ है वो इन नक्षत्रों के बीच में ही हुआ है, ठीक है। तो स्वाभाविक है कि नक्षत्रों का और ग्रहों का जो प्रभाव है वो जीवन पर इम्पैक्ट डालता है। जी। तो अगर हम जन्म पत्री को सही से एनालाइज करें, हम देखें, तो हम उस जन्म पत्री के माध्यम से जीवन से लेकर के मृत्यु काल तक की सभी चीजों का वर्णन कर सकते हैं। तो जब हम सभी चीजों का वर्णन कर सकते हैं, अब आप मान के चलिए, अगर आपको ये बता दिया जाए जी कि एक समय ऐसा आपका आने वाला है, इस दौरान आपका एक्सीडेंट का योग बन रहा है जी, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि अगर एक ज्योतिष शास्त्री आपको इस चीज से अवगत करा दे, जी, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप थोड़ा सा क्योर हो जाएंगे, बिल्कुल, है ना। तो जो आपको पता है कि जो चीज बड़े लेवल पे होनी है, हो सकता है छोटे लेवल पे होकर रह जाए, जी, तो होगा तो है ही, लेकिन वो छोटे लेवल पे हो जाएगा। तो ज्योतिष का बिल्कुल प्रभाव आदमी के जीवन पर होता है। जी बिल्कुल। तो ज्योतिष का प्रभाव आदमी के जीवन पर पड़ता है, ये तो स्पष्ट तौर पर हमें मालूम चल गया है पंडित जी। लेकिन इसके अलावा हम ये जानना चाहेंगे कि जो आम लोग हैं, व्यक्तित्व जो इंसान है, वर्तमान को छोड़कर भविष्य को जानने की चिंता रहती है उन्हें, ठीक है, तो क्या भविष्य जानने का एक जरिया है एस्ट्रोलॉजी, या हम वर्तमान को सुधार कर भविष्य को बेहतर बना सकते हैं? देखिए, मैंने अभी आपको यही बात बताई थी कि हम ज्योतिष की गणना के माध्यम से जीवन से लेके और मृत्यु काल तक का सभी चीजों का वर्णन कर सकते हैं, ठीक है। अब मान के चलिए कि किसी व्यक्ति के जीवन में इस समय कोई कठिनाइयां चल रही हैं, तो जाहिर सी बात है, देखिए, जब आदमी कभी परेशान होता है या बीमार होता है जी, तो वो डॉक्टर के पास जाता है, और परेशान होता है तो हमारे पास आता है। जिसका जीवन बहुत अच्छा चल रहा है वो नहीं आता, जिसको समस्या है वो हमारे पास आता है। बिल्कुल। अब क्या होता है कि हम जब जन्मपत्री खोल के देखते हैं तो हमें समझ आता है कि सामने वाला व्यक्ति क्यों परेशान है, क्योंकि कुंडली दर्शाती है जी कि क्या इसके जीवन में इस समय चल रहा है। बिल्कुल। हम उस व्यक्ति को उस चीजों से अवगत कराते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उसको कुछ उपाय जो होते हैं, जैसे कि मंत्रों का उच्चारण करना जी, भगवान की पूजा अर्चना करना जी, दान करना जी, किसी रंग से बचना, तो सभी चीजों का प्रिकॉशन बताते हैं।
जब वो उस प्रिकॉशन को, यानी जिसे हम उपाय कहते हैं, जी। अगर वो उपायों को फॉलो करता है तो 15 से 16 दिन के बाद उसके जीवन में इम्पैक्ट जो है, जो पहले गलत प्रभाव आ रहे थे, वो ऑटोमेटिकली चेंज होने लगते हैं। बिल्कुल, तौर पर पता चलता है कि भविष्य भी हमारा बेहतर हो जाएगा, वर्तमान भी हम सुधारेंगे धीरे धीरे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हवन की जो बात की जाती है, जी, ये हवन का क्या महत्व है एस्ट्रोलॉजी के देखिए, अनुसार? हवन का बेसिकली एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ही आप केवल इसे कनेक्ट नहीं कर सकते। जी हवन एक माध्यम है, जी एक जरिया है शुद्धि का, ठीक है। हवन के माध्यम से हम क्या करते हैं, हम जो हमारे हिंदू धर्म में जो चलता है, जब हम हवन करते हैं तो हवन करने में क्या होता है, हम अपने सभी देवी देवताओं का ध्यान करते हैं। बिल्कुल यहाँ तक कि वास्तु पुरुष का ध्यान करते हैं, बिल्कुल सबकी पूजा अर्चना करते हैं, सबसे क्षमा याचना मांगते हैं, जी ठीक है। तो हवन करने के माध्यम से क्या होता है, जो हमारे से कुछ गलतियां हुई हैं या कोई ईश्वर हमसे कहीं रूठा हुआ है, तो हम उस माध्यम से उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं जी। और हम अपनी आत्मा को, अपने पारिवारिक जीवन को और अपने घर को शुद्ध करने का काम करते हैं। बिल्कुल, जैसे आपने बीच में कहा वास्तु शास्त्र का आपने जिक्र किया, तो इससे मेरे जहन में एक सवाल ये आ रहा है कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु शास्त्र और टैरोट, इन चारों में क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है? चारों ही माध्यम है जी, ठीक है, चारों ही ज्योतिष का माध्यम है। बिल्कुल, लेकिन जैसे जैसे दुनिया मॉडर्न होती जा रही है, ऐसे ऐसे एस्ट्रोलॉजी की पकड़ भी उसी हिसाब से बनती जा रही है। वैदिक ज्योतिष जो है, उससे हम जन्मपत्री के माध्यम से ग्रहों के बारे में जानते हैं, किसी के जीवन में क्या चल रहा है, क्या हो सकता है, उसके बारे में जानते हैं। न्यूमरोलॉजी अंकशास्त्र है, वो भी कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी से ही कनेक्ट है, ठीक है। टैरोट भी एक जरिया है, ठीक है, वो भी एस्ट्रोलॉजी से ही कनेक्ट है। तो ये अलग अलग वेरिएशन है। अब आपने ये भी देखा होगा, जो पहले के जमाने की अगर मैं बात करूं तो जन्म पत्रियों पे लोग बाग कम फोकस करते थे। पहले इतने लोग अद्भुत थे कि वो लोगों की हाथों की रेखाएं देख करके आपको सब चीजों के बारे में बताते थे, ठीक है। तो ये सभी माध्यम हैं ज्योतिष के। बिल्कुल माध्यम है। आपने जैसा कि कहा कि हाथ की लकीर देखकर पहले के वक्त में लोग बता देते थे सब कुछ, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं पंडित जी कि लोगों में जागरूकता बढ़ी है। लोग आजकल जन्मपत्री ज्यादा से ज्यादा दिखा रहे हैं। शादी विवाह की अगर हम बात करें, लेकिन फिर भी अगर अड़चनों की बात करें, योग ना मिलना, विवाद होना, शादी तय हो जा रही है उसके बाद भी टूटना, लोग इतने जागरूक हैं लेकिन फिर भी इस तरह की दिक्कत आना, क्या ग्रह का प्रभाव है? देखिए, जिस शब्द को आप नाम दे रहे हैं ना कि आजकल लोग बाग जागरूक हो रहे हैं, हाँ, है ना, इसे मैं जागरूकता नहीं कहूंगा। आप समझिए, पहले जमाने में लोग क्या होते थे, वो खुश रहने की कोशिश करते थे, ठीक है। अब जैसे जैसे जीवन बदलता जा रहा है, मॉडर्न होता जा रहा है, तो आज की डेट में क्या है कि लोग बाग पैसे की तरफ ज्यादा फोकस करने लगे। अब पैसे की तरफ फोकस करने लगे हैं, सब चीज मॉडर्न हो गई है, ठीक है। अभी आपने कहा कि मैरिड लाइफ के लिए आप जन्मपत्री देखते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं परेशान है। अब आज की डेट में बेसिकली क्या है, इसलिए इन चीजों की जरूरत ज्यादा हो गई है। अब आप मान के चलिए, आप ये देखिए कि आज की डेट में लव मैरिज के फैक्टर्स कितने बढ़ गए हैं, ठीक है। अब क्या होता है, एक लड़का एक लड़की से प्यार कर बैठता है, फिर जिद करता है कि मुझे शादी करनी है। नहीं, अगर वो शादी घर वाले नहीं होने देते तो वो कुछ ना कुछ गलत कदम उठाता है, लेकिन वो फिलहाल क्या करता है, वो अपनी जो जिद है उसको पूरा कर लेता है, शादी कर लेता है। अब जरूरी तो नहीं जिस लड़की के साथ आपका प्यार हुआ, आप जिससे शादी करना चाह रहे हो, उसकी कुंडली का मिलान ही आपसे नहीं बैठा। बिल्कुल, यही एक रीजन हो गया है कि आजकल आप कोर्ट में चले जाइए, 90% फाइल आपको जो है वो डाइवोर्स की दिखेंगे। बिल्कुल। तो ये एक रीजन हो गया है। अब लोग बाग जागरूक के साथ साथ अब लोग बाग क्या है, एक्टिव हो रहे हैं। बिल्कुल। अब लोग बाग समझने लगे हैं कि हाँ, जन्मपत्री एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम जन्मपत्री को जब दिखवाते हैं, जी, ठीक है, तो उसके माध्यम से सभी चीजों का पता चलता है।
बिल्कुल। पंडित जी, जन्म पत्री की तो बात हमने की कि उसके माध्यम से हमें सारी जानकारियां मिल रही हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, शादी विवाह हो रहे हैं। जन्म पत्री नहीं भी मिल रही है तब भी शादियां हो रही हैं और सक्सेस भी हैं कहीं ना कहीं, ये भी कह सकते हैं। जैसे आपने बताया, जिक्र किया कि लोग प्यार कर बैठते हैं, शादियां होती हैं। प्यार करना ये किस ग्रह की वजह से होता है और फिर आगे जाकर जो अड़चने आती हैं, जो परेशानियां होती हैं, मतलब दर्शकों को बताना चाहूंगी स्पष्ट रूप से कि पहले तो प्यार कर लेते हैं और फिर आगे जाकर वही जो दो लोग प्यार कर रहे हैं आपस में दुश्मन बन जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या ग्रह का असर है, ग्रह प्रभावी होता है? देखिए, कौन सा ग्रह इसके लिए जिम्मेवार माना जाए? स्पेशली कोई ग्रह इसके लिए नहीं होता जी, ठीक है। अब क्या है, किसी को समझने का माध्यम बहुत तरीके से होता है ठीक है। आप मेरे सामने बैठे हैं, आप मुझसे बातचीत कर रहे हैं, आप मुझे एक अलग नजरिए से देख रहे हैं ठीक है। तो इसी तरीके से प्यार करने के नजरिए भी बहुत सारे होते हैं। तो इसीलिए क्या है, अब वैसे शुक्र जो होता है बेसिकली वो इन चीजों का कारक है, आकर्षण का कारक है ठीक है। जिसका शुक्र एक्टिवेट होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, वो लोग क्या करते हैं, अपनी लाइफ को एंटरटेन करके जीने की कोशिश करते हैं जी, ठीक है। लेकिन और भी बहुत सारे प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनके वजह से ठीक है ये आकर्षण बढ़ता है। अब अगर केवल शुक्र के वजह से किसी जातक की जन्म पत्री में ऐसा आकर्षण हो रहा है जी, तो उसे आप कह सकते हो कि वो प्यार के लिए, है ना, अपने जीवन में प्यार को पाने के लिए, एक ऐसे दोस्त को समझने के लिए जो उसे समझ रहा है ठीक है, उसकी खोज करता है ठीक है। अगर यही शुक्र के साथ राहु बैठ जाए या मंगल भी आकर के कहीं ना कहीं कनेक्शन बना ले तो अब देखने का नजरिया अलग है। अब ऐसी स्थिति में जातक जो है वो सामने वाले को सेक्सुअली डिजायर्स के लिए देखना पसंद करता है ठीक है। अब क्या है, ऐसे ही वो काफी सारे तरीके हैं। बिल्कुल। अब क्या होता है, आपने अभी मुझसे कहा कि कुछ लोग बिना जन्म पत्री मिलाए शादी कर लेते हैं जी, लेकिन फिर भी सक्सेस भी हो जाती है ना। देखिए, सक्सेस का रेशो कितना है आप बताएं मेरे को? 10%, काफी कम है ना। लेकिन खराब होने का रेशो कितना? 90%। बिल्कुल। अब देखिए, कई बार क्या होता है, कहीं ना कहीं हम अनजाने में कुछ भी काम करते हैं वो सही हो जाता है ठीक है। तो कुछ ऐसा होता है लोगों की मतलब कुंडलियां ही कुछ ऐसी परफेक्टली वो बिना मैच कराए मैच हो जाती हैं तो उनका जीवन अच्छा चलता है। लेकिन ऐसा सबके साथ तो नहीं होता ना। बिल्कुल। जिनकी मैच नहीं होती उनका जीवन खराब हो जाता है। आपने मंगल की बात की जी। मंगल दोष को लेकर लोगों में भ्रांतियां भी बहुत ज्यादा हैं। लोग बहुत डरे भी रहते हैं कि नहीं, बहुत खतरा है इससे, मंगल दोष है, मंगल दोष है। इसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं। देखिए, बेसिकली मैं आपको बहुत क्लियर शब्दों में बताता हूँ और मैं अपने क्लाइंट्स को भी बहुत क्लियर चीजें जो हैं बहुत नॉर्मली क्लियर करता हूँ ठीक है। तो मंगल दोष जैसा आपने कहा जी, अब क्या है कि आपने उसे रिप्रेजेंट ही ऐसे करा तो वो दोष हो गया ना। आपने कहा मंगल दोष। अब दोष कहीं ना कहीं एक शब्द ऐसा है जो बहुत वजनदार है ठीक है, आदमी डरता है ठीक है। मांगलिक दोष जो है वो कोई इतना बड़ा दोष नहीं है। देखिए, मंगल अगर आपकी कुंडली में लगन में 4th हाउस में, 7th हाउस में, 8th हाउस में या 12th हाउस में मंगल बैठेगा जी, तो ऐसा जातक मांगलिक होता है ठीक है। अब क्या है, मैं आपको ये समझा रहा हूं कि मंगल दोष है क्या जी, कैसे जनरेट होता है, क्या इसका सारा काम है जी। अब आप ये समझिए कि कहीं भी अब जो हाउसेस में जहां मंगल बैठ करके ठीक है मांगलिक होता है, जातक मांगलिक होता है। अब आप देखिए, जिस भी घर में जहां से मांगलिक दोष लग रहा है मंगल बैठ करके वो अपने वैवाहिक जीवन के यानी अपने पार्टनर के घर को देख रहा है ठीक है। और कहीं ना कहीं वो क्या है कि मंगल जो है वो अग्नि का कारक है, गुस्से का कारक है, पराक्रम का कारक है ठीक है। तो मांगलिक दोष का बड़ा एक छोटा सा सिंपल सा उपाय ये होता है कि मांगलिक दोष जो व्यक्ति हो उसकी शादी दूसरे मांगलिक व्यक्ति से ही करनी चाहिए। अच्छा। ऐसी स्थिति क्या है, आप ये समझ के चलिए कि आपने कहावत भी सुनी होगी, लोहा लोहे को काटता है। बिल्कुल ठीक है। अगर किसी के जीवन साथी का टेम्परेचर बहुत हाई है ठीक है और एक का बहुत लो है
तो कभी भी मैच नहीं होगी ना कहानी। लेकिन अगर दोनों ही मांगलिक हैं तो दोनों का टेम्पो सेम आ गया तो कहीं ना कहीं क्या है, वो भी उसको समझ लेता है, वो भी उसको समझ लेता है। ये मांगलिक दोष है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये कोई बहुत बड़ा दोष नहीं है। अगर मांगलिक की शादी, मांगलिक का विवाह मांगलिक से हो तभी सही है, खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकते हैं दोनों, है ना। इसके साथ एक मंगल से संबंधित एक सवाल ये है पंडित जी कि अंगारक योग क्या है? देखिए, अंगारक योग, अब आप कह रहे हैं अंगारक योग क्या है, लोगों ने डिफाइन ही गलत कर रखा है। यहाँ हम कह सकते हैं कि अंगारक दोष क्या है। अच्छा, ठीक है जी। बेसिकली क्या है कि जब मंगल और राहु साथ बैठते हैं तो ये दोष बनता है। अच्छा, ठीक है। अब समझिए, राहु क्या है, भौतिक सुखों का कारक है जी। किसी भी काम को करने के लिए तीव्रता दिखाता है, छल दिखाता है, ठीक है ना, किसी भी काम को करने के लिए। और ऐसी स्थिति में मंगल जो है, मंगल गर्म है, अटैकिंग है, गुस्से वाला है, मंगल उसके साथ आके बैठ गया जी। तो अब क्या हुआ कि एक व्यक्ति जो किसी काम को करने की कोशिश कर रहा है गलत तरीके से, है ना, तो उसको क्या है, अब उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस लेवल आ गया उस गलत काम को करने के लिए कि वो उसे बिना सोचे समझे अटेम्प्ट कर रहा है। अब आप देखिए, कोई भी कोई चोर है या किसी व्यक्ति ने मर्डर कर दिया तो ये कोई इतना आसान सरल काम तो है नहीं, किसी को मार देना। हम लोग तो कहीं जरा सा खून भी पड़ा देख ले तो घबरा जाते हैं, है ना, और किसी को मार करके उसका खून करना, इतना सब कुछ देखना, तो क्या है, माइंड के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल भी ऐसा ही होना चाहिए ना। कॉन्फिडेंस लेवल के अलावा पंडित जी क्या कोई शुभ कार्य इसके द्वारा नहीं होता? बस देखिए, अंगारक योग, मैंने ये नहीं कहा कि जिसकी कुंडली में अंगारक योग होगा वो हर व्यक्ति मर्डर करने वाला होगा। अच्छा, आप समझिए, कुंडली में ग्रहों के साथ साथ घरों को भी देखा जाता है। ठीक है। अब आप लगन में, अगर किसी के लगन में मंगल और राहु साथ बैठ जाए तो ऐसी स्थिति में अंगारक योग तो बना दिया, लेकिन लगन क्या है, हमारा शरीर है, हमारा दिमाग है, ऐसी स्थिति में वो बहुत गर्म मिजाज का होगा, उसकी किसी से आसानी से बनेगी नहीं, किसी से भी बात करेगा तो बड़ी कठोरता से बात करेगा, है ना। तो ऐसे हाउसेस को डिफाइन करके हम इस योग को देखते हैं। इसके साथ है कि जिन लोगों का पंडित जी डेट ऑफ बर्थ हमें नहीं पता है जी, उनकी कुंडली कैसे, हम उनके बारे में कैसे समझें, व्यक्तित्व को कैसे समझें, और जिन समस्याओं से वो जूझ रहे हैं, परेशानियों से, उन्हें कैसे इन सब से बाहर निकाला जाए। देखिए, एस्ट्रोलॉजी क्या, अभी मैंने आपको, जब हमने ये पॉडकास्ट स्टार्ट किया था तो जब भी आपने मुझसे पूछा था कि एस्ट्रोलॉजी के जो है ना बहुत सारे वेरिएशंस हैं। ठीक है। अब क्या है कि मैं पामिस्ट नहीं हूँ जी, आप मान के चलिए कि मैं पामिस्ट नहीं हूँ जी। लेकिन क्या है, जिसके पास जन्म पत्री नहीं है, ऐसे व्यक्ति को उस व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहिए जिसे केवल जन्म पत्री की नॉलेज हो जी। ठीक है। ऐसे व्यक्ति को किसी अच्छे पामिस्ट को ढूंढना चाहिए जी, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट को ढूंढना चाहिए। ठीक है। तो वो उनकी हेल्प पूर्ण रूप से कर सकते हैं। बिल्कुल सटीक जानकारी देंगे। हाँ, बिल्कुल सटीक। देखिए, मैं आपको बताता हूँ ना, क्या है कि जिस व्यक्ति, अब कोई व्यक्ति अगर मेरे पास आया और मैं जन्म पत्री का कार्य करता हूँ तो मुझे उसका डेट ऑफ बर्थ भी चाहिए जी, मुझे उसका टाइम ऑफ बर्थ भी चाहिए जी, मुझे उसका प्लेस भी चाहिए, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मैच करने के लिए। ठीक है। इन सभी की चीजों के माध्यम से एक जन्म पत्री बनती है। अब ये डिपेंड करता है कि जो जन्म पत्री देख रहा है उसे कितनी नॉलेज है ना। अगर वो अपने काम में परफेक्ट है, माहिर है, तो वो क्या करेगा, वो उस जन्म पत्री को देख करके आपके जीवन के बारे में सभी चीज बताएगा। और खास तौर से पहले वो क्या करेगा, वो आपसे जानने से पहले खुद ही आपको बताएगा। बिल्कुल। जभी तो आपको विश्वास होगा। बिल्कुल। इसी माध्यम से अब पामिस्ट के पास आप जाए, अब पामिस्ट के पास कौन व्यक्ति जाएगा, जिसके बाद ना तो डेट ऑफ बर्थ है जी, ना टाइम ऑफ बर्थ है। ठीक है ना। ऐसा व्यक्ति पामिस्ट के पास जाए, क्योंकि हाथ की रेखाएं सब कुछ बताती है। बिल्कुल। ठीक है। अब जिस व्यक्ति के पास केवल डेट ऑफ बर्थ है, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं ना जिनके पास केवल डेट ऑफ बर्थ ही है, ऐसे लोग न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाए। ठीक है। वहां न्यूमरोलॉजी हेल्प करती है। ठीक है। तो सारे तरीके के वेरिएशंस हैं, आप जाए सही। देखिए, अगर आपको चेस्ट से जुड़ा रोग है तो आपको चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा।
बिल्कुल, है ना। हाँ हाँ, तो वहां MBBS काम नहीं करेगा। बिल्कुल। तो ऐसे ही जन्म पत्री का खेल है। चलिए, तो ये आपने बहुत बड़ी बात हमारे दर्शकों को बताई कि जिनके पास उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, जैसे कि आपके पास अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है, डेट ऑफ टाइम बर्थ टाइम नहीं है, तो आप पामिस्ट के पास जाएं और उनसे सटीक जानकारी लें, ना कि इधर उधर भटके। अच्छा, एक जानकारी और चाहिए पंडित जी कि पामिस्ट की आपने बात की, तो क्या हाथ की जो रेखाएं हैं हथेली जी। की, वो परिवर्तनशील परिवर्तित होती रहती है? हाँ बिल्कुल। कितने अब साल पर? आपने भी कई बार अपना ही हाथ नॉर्मली हाँ, नोटिस इसलिए किया होगा ये मैंने कि नोटिस किया है, पहले तभी कुछ मैंने- रेखाएं जी, छोटी होंगी, हाँ, कुछ बड़ी हो गई, हाँ, कुछ हल्की पड़ने लगी। हाँ, यही पामिस्ट करता है। वो उन्हीं रेखाओं के माध्यम से आपके जीवन का पूरा आकलन कर देता है। फिर भी एक अनुमान लगाकर हम बता सकते हैं अपने दर्शकों को कि कितने साल पर ये परिवर्तित होते रहते हैं, देखिए, इनका परिवर्तन होता है? ऐसा तो मैं नहीं आपको बताऊंगा कि जी। कितने साल में परिवर्तित होती है। देखिए, सबके जीवन का अलग एक समय है, ठीक है। ये धीरे धीरे बढ़ती रहती हैं, घटती रहती हैं, हल्की होती रहती हैं, डार्क होती रहती है। तो इसका कोई बेसिकली टाइम नहीं है। जी। अच्छा, घर में लगातार विवाद हम सुन रहे हैं कि घर में विवाद हो रहा है, कलेश हो रहा है, पति पत्नी के बीच में, माता पिता आपस में लड़ रहे हैं, भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, इन सब के पीछे क्या कारण है? कौन सा ग्रह जिम्मेवार होता है? देखिए, बहुत सारी चीजों का यहाँ पर मिश्रण है जी, ठीक है। सबसे पहला, आजकल जो इन सब चीजों का जो कारण है वो है हमारा खान पान। अच्छा जी, ठीक है। क्या है कि बहुत से लोग बहुत जंक फूड खाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, बॉडी के अंदर नेगेटिविटी आती है ज्यादा जंक फूड खाने से, वहां राहु एक्टिवेट हो जाता है। ऐसी स्थिति में भी लड़ाई झगड़ों की स्थिति बन जाती है। कुछ आप कह सकते हो कि किसी के घर में वास्तु का दोष होना जी, वो भी इनका मुख्य कारण बन सकता है। जी, ठीक है। बाकी जन्म पत्री में अगर आप देखें तो किसी का अगर सप्तम भाव खराब है, अब यहाँ कमी आ जाती है ना, कुंडली मिलान करवाना, यहाँ जरूरी इंपॉर्टेंट वहां आ जाती है। अब 7th हाउस अगर किसी का डिस्टर्ब है तो 7th हाउस क्या है, वो पार्टनर का होता है जी। अब पार्टनर भी दोनों तरीके के हो सकते हैं, लाइफ पार्टनर भी हो चाहे बिजनेस पार्टनर भी हो। अब देखना, अगर किसी का 7th हाउस खराब होगा, या मैं आपको एक मोटा माटी वैसी बता देता हूँ कि अगर किसी के सप्तम भाव में राहु बैठा हो, केतु बैठा हो, ठीक है ना, तो ऐसे लोगों की पार्टनरशिप है ना बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती जी। क्योंकि राहु क्या है, राहु मैंने अभी क्या कहा, राहु गलत काम करने पे भी मजबूर कर देता है, छल पैदा करता है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ छल करेंगे तो क्या होगा, पार्टनरशिप कहीं ना कहीं खराब होगी ना। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो वाद विवाद का सबसे मुख्य कारण ये होता है हमारा खान पान, जो कि जंक फूड, इसकी वजह पंडित जी बता रहे हैं कि जंक फूड के कारण, खान पान के कारण वाद विवाद ज्यादा बढ़ता है, और इसके साथ ही राहु भी कई बार इसका जिम्मेवार होता है, और यही वजह है कि आपस में वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तिलक लगाने की परंपरा कुछ ज्यादा चल पड़ी है पंडित जी आजकल। कोई लाल तिलकधारी है, कोई पीला तिलकधारी है, कोई त्रिपुंड लगा रहे हैं, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं कि तिलक की क्या मान्यता है। देखिए, तिलक हिंदू धर्म का प्रतीक है जी, ठीक है। तिलक लोग बाग आजकल फैशन के तौर में भी लगाने लगे हैं, ठीक है, कि जातक अपने आप को दिखाना चाहता है कि मैं एक कट्टर हिंदू हूं, तो आदमी क्या करता है, तिलक लगा लेता है। लेकिन तिलक का बड़ा महत्व होता है। बहुत से लोग होते हैं तिलक तो लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो तिलक लगा क्यों रहे हैं। कई बार तिलक लगाना भी एक दोष बन जाता है। अच्छा जी, ठीक है। कई बार तिलक लगाना भी दोष बन जाता है। मतलब आप इसे ऐसे समझें कि हर व्यक्ति के लिए अलग तरीके का तिलक है। तिलक हर कोई लगा सकता है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए हर तरीके का तिलक है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये भी कुंडली से बिल्कुल। देखिए, अगर आपको अपनी कुंडली में बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करना है, आप धार्मिक कार्य करते हैं, आप ज्योतिष से जुड़ा काम करते हैं, आप कथावाचक हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको पीले रंग के चंदन का जो है तिलक वो लगाना चाहिए, ठीक है। उससे कहीं ना कहीं आपका जो बृहस्पति है वो स्ट्रांग होता है जी। लाल रंग का चंदन अगर आप लगाएंगे तो मंगल और सूर्य को उत्तेजित करता है जी, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर आप जो क्या नाम है आपका, एक लाल चंदन होता है जी, लाल चंदन का आप प्रयोग करेंगे
तो कहीं ना कहीं अगर आपका कोई कार्य ऐसा है जहां आपको राहु को एक्टिवेट करने की जरूरत है, मोस्टली मैं ऐसी बात कर सकता हूं कि उन लोगों के लिए जिन लोगों को जैसे ट्रेडिंग करते हैं जी, ठीक है, ट्रेडिंग की तरफ जाते हैं, ट्रेडिंग का कार्य करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को लाल चंदन का टीका लगाना चाहिए। तो टीका अगर आदमी सही तरीके से लगाए बिल्कुल, तो टीके का बड़ा महत्व है। जी बिल्कुल, तो टीके का बहुत महत्व है, लेकिन उसको सही तरीके से लगाने की जरूरत है और हर किसी को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा टीका किसको एक्टिवेट कर रहे हैं, हम किस चीज को एक्टिव करने के लिए, किस ग्रह को एक्टिव करने के लिए हम कौन सा तिलक लगा रहे हैं, तो सबके लिए अलग अलग है। अब अगर हम बात करें ग्रह रत्नों की, तो ग्रह रत्न जो होते हैं वो कितने प्रभावी होते हैं ज्योतिष शास्त्र? देखिए मैम, रत्न जो होते हैं वो 100% प्रभावी होते हैं। अब आप समझिए रत्न है क्या। अभी मैंने तिलक की बात करी, तो आपने कुछ नोटिस करा, मैंने आपको तिलक से जुड़ी जो भी बात करी वो क्या करी, मैंने कहीं ना कहीं कलर को इम्पोर्टेंस दी, है ना। ऐसे ही क्या होता है, जेमस्टोन्स हैं क्या, पहले आप इसे समझें कि जेमस्टोन्स होते क्या है। जेमस्टोन्स बेसिकली एक तरीके की कलर थेरेपी होती है जी, ठीक है। अब वो काम कैसे करती है, अब क्या है कि आपने पन्ना पहनना है, आपको अपने बुध को स्ट्रॉन्ग करना है। बुध हरे कलर का है जी, पन्ना भी ग्रीन होता है, आपने देखा होगा, ठीक है बिल्कुल। और उसको क्या है कि ये जो हमारी सबसे छोटी उंगली है बिल्कुल, ठीक है, ये कहीं ना कहीं हमारे उस चक्र को जाके एक्टिवेट कर रही है, उस चक्र तक जा रही है जहां कनेक्शन बुध से बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम यहाँ पन्ना पहनेंगे तो वो क्या है, वो चक्र को एक्टिवेट करने का काम करेगा, तो बुध भी एक्टिवेट होने लगेगा। तो बेसिकली जो जेम स्टोन्स हैं वो पूरा प्रभाव देते हैं, क्योंकि वो एक तरीके की कलर थेरेपी है जो अपनी किरणें, मतलब जो सूर्य की किरणें स्टोन्स के अंदर जाती है, वो धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर रिलीज होती है। ठीक है, पन्ना की हम बात कर रहे हैं, आपने कलर के बारे में बताया, पन्ना की बात कर रहे हैं, बुध को स्ट्रॉन्ग करना है जी, तभी हमें पन्ना धारण करना है। लेकिन जिनका बुध स्ट्रॉन्ग है, क्या वो पन्ना धारण कर सकते हैं? देखिए यहाँ डिपेंड करता है, ठीक है। अब मैं आपसे ये भी नहीं कह सकता कि 9 के 9 प्लैनेट्स को आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए जी, ठीक है। इसके लिए जन्म पत्री का होना जरूरी है, ठीक है। हमें देखना है कि कौन सा प्लैनेट हमारे लिए अच्छा है जी, किसे हमें स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है जी, है ना। तो हम उसी हिसाब से आपको वो चीजें बताएंगे, तब आप उसको धारण कर सकते हैं जी। रंगों की बात हम कर रहे हैं, तिलक की हमने बात करी, रत्नों की बात करी, अब हम वस्त्रों की बात कर लें एक बार। सोमवार से लेकर रविवार तक जी, आजकल हम देखते हैं कि फैशन का दौर है, लेकिन इसके बावजूद भी जो युवा पीढ़ी है वो भी इसको मेंटेन कर रही है, युवा पीढ़ी भी धारण कर रही है। सोमवार है तो सफेद उजला पहनना है, मंगलवार है तो रेड पहनना है, इसकी क्या मान्यता है एस्ट्रोलॉजिकल? देखिए कपड़ों से ऐसा कुछ नहीं होता जी, ठीक है। लेकिन क्या है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कलर थेरेपी होती है, लोग बागों को ये भी पता है कि भाई सोमवार है तो चंद्रमा जो है वो उसका सफेद रंग है, उसको एक्टिवेट करते हैं तो सफेद पहने। तो लोगों का ये प्रचलन बन गया है कि मतलब लोगों ने इस चीज को ऐसे भी फॉलो करना स्टार्ट कर दिया आज की डेट में कि भाई सोमवार है तो मुझे व्हाइट वस्त्र पहनने चाहिए, मंगल है तो मुझे लाल वस्त्र पहनने चाहिए, बुध है तो मुझे हरे वस्त्र पहनने चाहिए। तो देखिए वो सबकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन बेसिकली एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे कि मैंने आपको जेमस्टोन्स का बताया जी, ठीक है, तो मैं यहाँ इंपॉर्टेंस देता हूँ कलर थेरेपी की कपड़ों में। जिस प्लैनेट, मतलब आपकी कुंडली में अगर कोई प्लैनेट खराब है तो ऐसा कलर आपको धारण नहीं करना चाहिए। अगर प्लैनेट खराब है तो आपको, जैसे अगर बृहस्पति गुरु हमारा खराब है तो हमें पीला धारण नहीं करना है, क्योंकि हमें देखिए अब क्या है, हमने वही बात करी ना जी, अब आ गई जेमस्टोन्स की बात कनेक्ट हो गई ना कि कलर थेरेपी से हुई। अब हम बार बार हरा ही पहन रहे, अगर हम सपोज करिए अगर हमारा बृहस्पति खराब है और हमने पीला रंग पहन रखा, हमारी निगाहें पीले को देखे जा रही है, तो कहीं ना कहीं हमारा वो आकर्षण आंखों से भी तो वो कलर थेरेपी चल रही है ना, तो वो नुकसान देती है। हमें पीला खाना नहीं चाहिए बृहस्पति अगर खराब है तो, खास तौर से बृहस्पतिवार के दिन नहीं खाना चाहिए। लेकिन ऐसी स्थिति में हम अपने क्लाइंट्स को यही कहते हैं, किसी की अगर जैसे बृहस्पति की दशा खराब चल रही है तो हम उसको यही बोलते हैं कि भैया पीला खाओ मत, पीला पहनो मत, ठीक है। तो क्या है कि वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के अंदर वो एनर्जी वही वाली जा रही है ना, तो वो इसीलिए मना करते हैं।
चलिए, तो दर्शकों के बीच ये भ्रांति थी कि अगर हमारे ग्रह खराब है तो हमें उसी रंग का कपड़ा पहनना है, हमें उसी रंग का कपड़ा धारण करना है। लेकिन इस भ्रम से आप सब दर्शक दूर हो जाइए, इस भ्रम को खत्म करिए। और अगर आपका गुरु खराब है, अगर गुरु की दशा बुरी है, तो आपको इस कलर को अवॉइड करना है, नहीं पहनना है। ये हमारे पंडित जी आपको बता रहे हैं, तो इस भ्रम को आप कृपया करके दूर कर दीजिए। अब अगर हम बात करें राशियों की, पंडित जी, कौन सी राशि सबसे स्ट्रांग मानी जाती है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से? देखिए मैम, मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं कि मैं केवल राशियों पे डिपेंड नहीं होता जी। आप ये समझ के चलिए, जो लोग राशिफल बताते हैं ना जी, मुझे समझ नहीं आते, ठीक है जी। अब आप ये समझिए, एक एरिया के अंदर, ठीक है, कुछ लोग रहते हैं, ठीक है, अब कितने लोगों की मेष राशि है, और सुबह हमने राशिफल बोला आज मेष राशि वालों का दिन बड़ा शुभ होगा, बहुत लाभ होगा, धन की वर्षा होगी। आप एक बात समझो जी, एक मेष राशि वाला बिजनेसमैन है जी, समझ आई बात, उसका काम चल रहा है जी, ठीक है। एक मेष राशि वाला जातक जो है वो लेबर क्लास काम कर रहा है, उसको तो सैलरी ही मिलनी है ना, उसको तो सैलरी मिलनी है। बिल्कुल। तो राशिफल बेसिकली मैं इस चीज को डिनाई करता हूँ। आपने आज तक मेरे चैनल पे कभी ये वीडियो भी नहीं देखा होगा, मैंने राशिफल ये होता है, ये राशि वाले ये करेंगे, वो राशि वाले ये करेंगे। तो देखिए, हर व्यक्ति का जब जन्म हुआ तो ग्रहों की पोजीशन उसके हिसाब से अलग थी, तो इसीलिए जन्म पत्र इम्पोर्टेंट है जी। बिल्कुल, राशि इम्पोर्टेंट नहीं, राशियों से हमें ये पता होना चाहिए हमारी राशि कौन सी है। बिल्कुल, ठीक है। लेकिन क्योंकि राशि से हमें काफी चीजों का पता करना होता है, जैसे कि राशि से हमें राशि को देख करके भाई जो हमारी राशि है या चंद्रमा जहाँ बैठा है ना, उससे देख करके हमें देखना है कि मूलों में जातक का जन्म तो नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो राशि से जुड़ी हैं, लेकिन आप केवल राशि से किसी के बारे में बता दो वो बड़ा गलत है। बिल्कुल, तो राशि से सिर्फ हम किसी के बारे में बता नहीं सकते या समझ नहीं सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ये एक चीज जाननी है पंडित जी मुझे कि मूड स्विंग्स आजकल बहुत ज्यादा हो रहे हैं। मूड स्विंग के लिए कौन सा ग्रह जिम्मेवार माना जाता है और मूड स्विंग आखिर क्यों होता है? देखिए, मूड स्विंग वाली बात अगर आप कर रहे हैं तो वो हर किसी का तो नहीं है ना जी, सबका अलग है, सबकी जन्म पत्री अलग है। कोई बहुत ज्यादा एंटरटेन नहीं होता है, जिसको लाइफ एंटरटेन करके जीनी है, तो कहीं ना कहीं ग्रहों की कोई भूमिका इसमें? हाँ बिल्कुल है ना। हाँ। देखिए, अगर आपके लगन में शुक्र बैठा है तो ऐसा जातक क्या होता है, बहुत ज्यादा लाइफ को एंटरटेन करके जीने की कोशिश करता है, बहुत साफ सुथरा रहने की कोशिश करता है। उसकी ये कंडीशन हो जाती है कि अगर उसे अपने घर से नीचे से कुछ सामान भी लाना है ना, तो वो बिना मुंह धोए कंघा करे बगैर जाएगा नहीं, ऐसा आप देखिएगा। तो प्लैनेट्स का जो रोल है वो यही होता है कि आपकी कुंडली में, इसीलिए मून आप कह सकते हो हर किसी का अलग है। अब किसी के लगन में मंगल बैठा है जी, तो उसे क्या है, बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आता है, उसका मूड अलग है। तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि आजकल मून स्विंग वाली बात हो रही है, सबकी जन्म पत्री का अलग है। एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब की वजह? देखिए, आजकल एंजाइटी डिप्रेशन की वजह हो गई है हमारी भूख जी, ठीक है। आजकल क्या है, हर व्यक्ति को पैसा चाहिए। ग्रह का इसमें कोई रोल नहीं, ग्रह का भी आएगा, बताता हूं ना। अब क्या है कि आप देख रहे हैं आजकल बहुत लोग बहुत बड़ा पैसा भी बना रहे हैं, लेकिन कुछ केवल सोचकर ही रह रहे हैं, ठीक है। जन्म पत्री में इसका रोल आप ऐसे मान के चलिए, अगर किसी का चंद्रमा स्ट्रांग है यानी उसका अपने मन पर काबू है, ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति कभी डिप्रेशन में नहीं जाता जी, ठीक है। लेकिन क्या है कि अगर आप देखिए, इसको आप दोनों तरीके से कनेक्ट करें, इसमें भी सारे प्लैनेट्स आ गए, आप केवल किसी भी व्यक्ति को एक प्लैनेट से कैसे भी जज नहीं कर सकते, ठीक है। अब सपोज करो आपका चंद्रमा स्ट्रांग है, लेकिन आपके कुछ ऐसे प्लैनेट्स एक्टिवेट हैं जिन्होंने मजबूर कर रखा है आपको कि नहीं मुझे और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए, और चाहिए, अभी तो कम है और चाहिए। देखिए, हर चीज की एक लिमिट होती है।
एक लीटर के गिलास में अगर आप 1 लीटर पानी डालोगे तो समझ आता है, लेकिन अगर उसमें 1.5 लीटर भरने की कोशिश करोगे तो वो पानी वेस्ट जाएगा। ठीक है, तो आपका जो दिमाग है वो एक लेवल है ना, आप 24 घंटे एक ही चीज को बार बार फोकस करोगे तो क्या होगा, वो दिमाग कहीं ना कहीं आपको वो एंजाइटी, वो डिप्रेशन देगा ना। बिल्कुल, है ना। तो यहाँ भी प्लैनेट्स की बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, भाई कौन सा प्लैनेट आपकी कुंडली में कैसा स्ट्रांग है, कैसा नहीं है, तो सब चीजें ये आप जन्म पत्री से डिपेंड कर सकते हैं। दिमाग के कंट्रोल की आपने बात करी, दिमाग को कंट्रोल कौन सा ग्रह कर रहा है और इसे हम संतुलित कैसे रखें? देखिए, दिमाग को कंट्रोल करने का प्लैनेट है चंद्रमा जी। ठीक है, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा कि केवल आप किसी एक प्लैनेट को दोष नहीं दे सकते। हाँ। यहाँ डिपेंड करता है आपकी कुंडली का फर्स्ट हाउस कैसा है। बिल्कुल, अगर आपकी कुंडली का फर्स्ट हाउस स्ट्रांग है, ठीक है, और आपकी कुंडली में चंद्रमा भी स्ट्रांग है, तो ऐसे जातक की कल्पना शक्ति बहुत स्ट्रांग होती है। बिल्कुल, है ना, उसका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। तो वही डिपेंड करता है हर व्यक्ति की अपनी जन्म। इसे संतुलित कैसे कर सकते हैं? अगर दोष है, दिक्कत आ रही है, तो जातक इसको ठीक कैसे करें? हर प्लेनेट के उपाय हैं जी, हर जन्मपत्री के हिसाब से उपाय हैं जी। जन्मपत्री देख करके सब चीज बताई जा सकती है। मैं आपको यहाँ पॉडकास्ट में बैठ करके जी एक ऐसा भ्रम वाला कोई शब्द नहीं देना चाहता कि आपसे मैं कह दूं कि नहीं आप इस वर्ड को जपते रहो, आपको ये दिक्कत नहीं होगी, तो उस चीज का कोई बेनिफिट नहीं है। तो हम प्लैनेट की बात कर रहे हैं लगातार। सबसे पहले मैं ये आपसे जानना चाहूंगी, प्लैनेट से जुड़ी अभी जो एक सबसे बड़ी बात आ रही है कि सूर्य को कैसे ठीक करें, पिता पुत्र का संबंध कैसे अच्छा रहे, इस बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि आजकल तो अनबन चलती रहती है। अब आपने क्वेश्चन ठीक करा है कि आप प्लैनेट्स के बारे में बताइए, कौन से प्लैनेट को कैसे क्या करना चाहिए। देखिए, क्योंकि आपने कहा कि ऐसा कोई शब्द में बिल्कुल जी। अगर आपको, देखिए सूर्य की बात मैं करता हूँ, देखिए अगर आपको सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना है तो ऐसी स्थिति में आप माणिक धारण करें जी। ठीक है, अगर आपकी कुंडली में सूर्य खराब स्थिति में बैठा है और आपको उसे स्ट्रॉन्ग नहीं करना तो सूर्य से जुड़े दान करने चाहिए, जैसे गेहूं का दान, अन्न का दान, ठीक है, लाल रंग का दान, लाल वस्तुओं का दान, ठीक है, वो आप कर क्या सकते हैं। इसके लिए कोई टाइमलाइन है कि इतने दिनों तक हमें दान करना है? देखिए, टाइमलाइन बेसिकली क्या है, टाइमलाइन हम लोगों ने बना दी जी। ठीक है, हमने कुछ वर्ड्स ऐसे चुन लिए 21, 11, 41, 31। देखिए ऐसा कुछ नहीं होता। आप इसे समझ के चलिए, मैंने एक जन्मपत्री देखी, ठीक है, मैंने एक जन्मपत्री देखी और किसी की सूर्य की दशा लगी है 7 वर्ष की, ठीक है, तो अब 41 दिन ही केवल मैं सूर्य को मनाऊं, है ना, कि 41 दिन के लिए मैं केवल वो धारण करूंगा, तो बाकी का जो टाइम पीरियड है उसमें क्या होगा, असर तो वो कहीं दे रहा है ना। तो बेसिकली जिस जातक की दशा जब तक चलती है, ठीक है, तब तक हमें प्लैनेट्स को दान या प्लैनेट की पूजा पाठ जो हम जाप करते हैं वो करनी चाहिए। अब अगर जेमस्टोन्स की बात करूं तो जेमस्टोन्स क्या है, बेसिकली हम केवल एक कुंडली में 3 से ज्यादा जेमस्टोन्स नहीं पहना सकते। ठीक है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, हम कौन से जेमस्टोन्स किसे प्रेफर करते हैं, फर्स्ट हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस। ठीक है, ये कुंडली के 3 पिलर हैं। ठीक है, ठीक है, ये कुंडली के 3 पिलर हैं। ठीक है, इनको आपको हमेशा स्ट्रांग रखना है। ठीक, लेकिन यहां भी डिपेंड करता है। अब क्या है कि बहुत से लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे एक आदमी की आयु होती है ना, इसी प्रकार एक ग्रह की भी आयु होती है। ठीक है, ग्रह बाल अवस्था का भी हो सकता है, वृद्ध अवस्था का भी हो सकता है, जवान अवस्था का भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है। अगर आपकी कुंडली में कोई प्लैनेट फर्स्ट हाउस का या 5th हाउस का या 9th हाउस का प्लैनेट अगर किसी खराब घर में जाके बैठा है तो वो नेचुरली खराब नहीं हुआ, कमजोर हो गया। ठीक है, ठीक है। और अगर कोई प्लैनेट, अगर फर्स्ट हाउस का मतलब कोई प्लैनेट जो है, जो भी प्लैनेट होगा फर्स्ट हाउस का, सबका अलग अलग होगा असेंडेंट का। अगर फर्स्ट हाउस का आपका जो प्लैनेट है वो 0 से लेके 10 डिग्री तक है तो वो बाल अवस्था है। ऐसी स्थिति में हमें जेमस्टोन्स को पहनना चाहिए। ठीक है, उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। लेकिन मैंने देखा है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि बड़ा मैच्योर लेवल पे प्लैनेट बैठा हुआ है, ठीक है, और फिर भी जेमस्टोन पहन लिया।
ऐसा भी नहीं करना चाहिए। मैंने भी आपको समझाया ना कि अगर 1 लीटर का गिलास आपके हाथ में है तो आप उसमें पानी 1 लीटर ही डाल पाओगे। 1.5 लीटर डालने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? बिल्कुल वो ओवरफ्लो होगा और वो वेस्ट होगा, फिर नुकसानदेह है बस। तो बिल्कुल ये स्पष्ट तौर पर हमने समझा कि किस ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या हमें करना है, सूर्य के लिए हमें क्या करना है, क्या उपाय करना है। तमाम उपाय हैं जिसको करके हम अपने ग्रह को मजबूत कर सकते हैं और अपने जीवन को आसान कर सकते हैं, वर्तमान के साथ भविष्य भी। अब अगर हम बात कर लेते हैं पितृदोष की, जी, जो काफी ज्यादा आजकल सुनने में आ रहा, पितृदोष है, पितृदोष है, कहीं भी किसी के पास जाओ दिखाने तो पितृदोष है। पितृदोष क्या है? देखिए, पितृदोष बेसिकली क्या है, आप ये समझिए, अगर आपकी कुंडली में सूर्य के साथ राहु बैठा है, ठीक है, या आपकी कुंडली में जी 5th हाउस या 9th हाउस में राहु बैठा है, जी, ऐसी स्थिति में पितृदोष उत्पन्न होता है। ठीक है। अब पितृदोष अगर किसी की कुंडली में होता है हाँ। तो सबसे ज्यादा क्या होता है, बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनके जो पितृ हैं उनसे रूठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी काम आप करने जाओगे उसमें बाधा आएगी, अड़चने आएंगी, बार बार पैसों का नुकसान होना, बार बार आपकी घर में आइटम्स का खराब होना, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आप इसे कह सकते हो कि एक तरीके की रुकावट, अड़चन वो होती है। इस स्थिति में हमें अपने पितरों को मनाना चाहिए। ठीक है, हमें अपने पितरों की को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। हम मनाने की बात भी समझेंगे कि कैसे आखिर हम अपने पितरों को मनाएं, लेकिन इससे पहले अपने दर्शकों को पंडित जी ये बता देते हैं कि अगर आपके घर में कोई सामान बार बार खराब हो रहा, घर में हर काम में अगर अड़चने आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, तो इसका मूल कारण है, विशेष कारण ये है कि आपके घर में पितृदोष है। और इसके लिए नहीं, यहाँ आप थोड़ा सा गलत हो गए जी। आप ये नहीं कह सकते अगर किसी के साथ ऐसी दिक्कतें परेशानी आ रही है। यहाँ मैं कहूंगा ऐसी स्थिति में जातक को अपनी जन्मपत्री दिखानी चाहिए और तो उससे पता चल जाएगा। उससे पता चल जाएगा कि पितृदोष है। मतलब अगर ऐसी परेशानी आ रही है तो आपको सबसे पहले जन्मपत्री दिखानी चाहिए। किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को आप जरूर दिखाएं और उसके बाद आप इसके उपाय करें। उपायों के बारे में भी पंडित जी आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या उपाय करें। पितृदोष का बहुत सरल उपाय है जी। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए, आपके घर में मावस जब भी आए, मतलब मावस जब भी आती है, आपको क्या करना चाहिए, आपके घर में जो भी भोजन बन रहा है उसका पहला हिस्सा, मतलब एक थाली आप निकाल लीजिए। ठीक है, एक थाली निकाल करके किसी ब्राह्मण को दीजिए। ठीक है, उसमें से कुछ भाग आप पक्षियों को दीजिए, गाय को दीजिए, कुत्ते को दीजिए। ठीक है, श्राद्धों में आप श्राद्ध अगर किसी के घर में होते हैं, ठीक है, तो श्राद्धों में आप पितरों की जैसे भी पूजा पाठ जो भी होती है, जो उनके नाम का दान पुण्य होता है, वो आप जरूर करें। ठीक है। बाकी इसके अलावा पितर को शांत करने का और कोई उपाय नहीं है। तो इसका ये साफ तौर पर मतलब है कि हर महीने अमावस के दिन आपको ये उपाय करने हैं और आपको शांति मिल जाएगी। इसके अलावा कोई बड़ा कुछ ऐसा नहीं है। देखिए, लोगों ने बना दिया, पितृ शांति कराओ, ये कराओ, वो कराओ। मैं बहुत सिंपल उपाय आपको बता रहा हूँ, बहुत सिंपल रेमेडी है और बहुत अच्छा उपाय है और 101% ये वर्क करता है। ठीक है। आजकल की युवा पीढ़ी पंडित जी नौकरी को लेकर परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। आप भी देख रहे होंगे कि आजकल चौक चौराहों पर, रोड पर युवा निकल गए हैं कि बिजनेस कर रहे हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, लेकिन नौकरी में अड़चन आ रही है। इसका कारण क्या है? क्या ग्रह इसके लिए जिम्मेवार है? देखिए, जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि की पोजीशन खराब हो जाती है, ऐसी स्थिति में जातक को कहीं ना कहीं नौकरी से जुड़ी समस्याएं आने लगती है। जब भी कोई व्यक्ति अगर जॉब के लिए बार बार जा रहा है, उसकी जॉब नहीं लग रही है, या बार बार जॉब लग के छूट जाती है, या जॉब वो कर ही नहीं पा रहा, आप बिल्कुल आप उसको कह सकते हो कि कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में शनि से जुड़ी कोई भी दिक्कत परेशानी हो सकती है। ऐसी स्थिति में कंसल्टेंसी करें, जन्मपत्री दिखाएं, है ना, कि शनि को स्ट्रॉन्ग करना है, कहीं शनि खराब अवस्था में तो नहीं बैठा, उनके दानों की जरूरत है, उसकी पूजा पाठ की, उसकी शांति की जरूरत है। तो ऐसी स्थिति में आपको जन्मपत्री दिखाना ज्यादा बेटर ऑप्शन रहता है। जैसे आपने पितृदोष के बारे में हमारे दर्शकों को स्पष्ट बिल्कुल इसको डिस्क्राइब किया है, तो शनि को कैसे ठीक करें? देखिए, शनि को ठीक करने के बहुत तरीके हैं, है ना।
लेकिन क्या है कि जन्मपत्री जरूरी है, मैंने आपको बताया। अब हो सकता है उन्हें स्टोन की जरूरत हो सकता है कि कोई दान या उपाय की जरूरत हो, लेकिन एक बहुत बढ़िया उपाय मैं बताता हूँ। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर शनि से जुड़ा कभी भी कोई दोष, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो, ऐसी स्थिति में जातक को हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ करना चाहिए। तो हनुमान जी का जो पाठ व्यक्ति करेगा, जो हनुमान चालीसा का व्यक्ति पाठ करेगा, अगर शनि कहीं ना कहीं उन्हें पीड़ित कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में उनके जो शनि है वो शांत हो जाएंगे। आपने कहा हनुमान चालीसा का पाठ करना है, इससे शनि शांत हो जाएंगे। शिवलिंग पर जल देना, इसका क्या एस्ट्रोलॉजी में क्या महत्व है? देखिए, बेसिकली क्या है, मैं डायरेक्टली इसको ये नहीं कहूंगा कि शिवलिंग पे जल चढ़ाना एक एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बेसिकली क्या है कि चंद्रमा की जब हम बात करते हैं तो चंद्रमा का कनेक्शन कहीं ना कहीं शिव भगवान से है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। ऐसी स्थिति में हम भगवान को दूध, जल वो अर्पित करते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को, हर व्यक्ति को पूजा पाठ तो करनी चाहिए। बिल्कुल, ये तो हिंदू धर्म सबसे पहले होता है। हर व्यक्ति को पूजा पाठ करनी चाहिए, मन शांत रहता है ना। तो यही है। और एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि जब कुंडली में चंद्रमा खराब हो, ऐसी स्थिति में भगवान शिव की उपासना है ना, उनकी पूजा, उनकी शिवलिंग पे जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना, दूध से अभिषेक करना, तो चंद्रमा हमारा जो है वो स्ट्रांग हो जाता है। शिवलिंग पर घी चढ़ाने की परंपरा जिस व्यक्ति घी चढ़ाते हैं लोग, जिस व्यक्ति की कुंडली में धन से जुड़ी समस्या आए, ठीक है, ऐसी स्थिति में जातक को अगर शिवलिंग पे घी चढ़ाएगा, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उसकी जो पैसे से जुड़ी रुकावटें हैं वो बाधाएं दूर हो जाती हैं और पैसा जो है वो आने लगता है। चलिए, तो ये क्या इंस्टेंट रेमेडी का ये रेमेडी कह सकते हैं? देखिए, इंस्टेंट तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये है कि आप इसको फॉलो करके देखिए। ठीक है, आपको एकदम तो नहीं मैं कहूंगा कि आज आपने भाई घी चढ़ाया और आज ही आपको लाभ हो गया, लेकिन आप इसको कंटिन्यू अपनी लाइफस्टाइल में लाइए। आपको समझ आएगा धीरे धीरे, डे बाय डे आपको समझ आएगा कि हाँ, ये रेमेडी वर्क कर रही है। ठीक है, तो चंद्रमा से पीड़ित व्यक्ति जो है, जो जातक हैं, वो शिवलिंग पर जल अर्पण करें। साथ ही साथ जिनको धन से जुड़ी समस्या आ रही है वो घी से अभिषेक करें, और जिससे कि सारी परेशानियां जो है वो धीरे धीरे, एक बार में तो नहीं कह सकते, लेकिन धीरे धीरे वो समाप्त होती चली जाएगी। अब हम बात कर रहे हैं, कलयुग के राजा हनुमान जी कहलाते हैं। इस कलयुग में, इस भागम भाग दौड़ में किनकी पूजा की जाए सबसे ज्यादा फलदायी हो, लाभप्रद हो? ये कहना गलत है, ये तो एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा सवाल नहीं है, लेकिन ये कहना गलत है कि किसकी पूजा करनी चाहिए। किनकी? ठीक है, देखिए, हमें पूजा करनी चाहिए। हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। बिल्कुल, ठीक है, हमें पूजा पाठ करनी चाहिए, अपने भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। ऐसी स्थिति में मन शांत रहता है, घर में खुशहाली आती है, पैसे का आवागमन होता है, सब चीज होती है। ठीक है, आपने बात करी कलयुग के जो हमारे राजा हैं, हनुमान जी हैं। ठीक है, देखिए, हनुमान जी बेसिकली क्या है, कलयुग के नहीं, वो सभी समय के राजा हैं जी। ठीक है, अब आप समझिए, अगर आपने हनुमान जी की पूजा करी, ठीक है, अगर आपने हनुमान जी की पूजा करी तो सबसे पहले आपके शनि शांत, मंगल बढ़िया। ठीक है, कहीं ना कहीं चंद्रमा भी आपके स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं। क्या है कि हनुमान जी जो हैं, ठीक है, अब वो उनका कनेक्शन सभी भगवान से आ जाता है। ठीक है, ठीक है, हनुमान जी ने तो सूर्य को ही मुख में रख लिया था जी। सूर्य पुत्र कहलाए थे वो, तो हनुमान जी की पूजा करोगे तो सूर्य भी खुश, बिल्कुल, हनुमान जी की पूजा करोगे तो मंगल भी खुश, है ना। तो बेसिकली क्या है, एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो हर कुंडली में उसके एक इष्ट देवता होते हैं। ठीक है, जातक को पूजा सबकी करनी चाहिए, लेकिन अपने इष्ट की पूजा जरूर करनी चाहिए। कभी अपने इष्ट को नाराज नहीं करना चाहिए। ठीक है,
है ना। ठीक है। तो कुंडली में अगर आप अपना ईष्ट जब देख लेंगे, आपका ईष्ट है कि कौन से आपके देवता ईष्ट देव हैं, उनको आप जरूर प्रसन्न करें। अच्छा पंडित जी, एक सवाल ये भी है, क्या व्यक्ति की कुंडली देखकर उसके पसंद नापसंद स्वभाव के बारे में पता लगाया जा सकता है? बिल्कुल बता सकते हो, बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता सकते हो जी। देखिए क्या होता है, अब मैं एक नॉर्मल आपको बताता हूँ। सेकंड हाउस जो है वो एक तरीके का हमारा चेहरा है। ठीक है। अब क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। किसी जातक की कुंडली में मंगल दूसरे भाव में हो या कहीं ना कहीं मंगल दूसरे भाव से कनेक्शन बना रहा हो, ठीक है, ऐसा व्यक्ति को हमेशा क्या अंदर से कैसा रहेगा, वो उसको हमेशा एक ये रहेगा कि यार मैं कुछ चबाता रहूं, कुछ स्ट्रॉन्ग चीज चबाता रहूं। जैसे आपने देखा बहुत लोग गुटखा खाते हैं जी, चबाना, च्युइंगम चबाने की इच्छा हमेशा बनी रहेगी। ठीक है ना। राहु बैठा होगा, ऐसा जातक जंक फूड बहुत खाएगा, उसको तेज मिर्च मसाले बड़े पसंद आएंगे। ठीक है। अल्कोहल का सेवन भी कर लेगा। ठीक है। तो आप पता लगा सकते हो कौन सा प्लेनेट बैठा है किसके लिए मतलब किस चीज को, उसका अट्रैक्शन जो है वो किस तरफ रहेगा। ठीक है। तो अट्रैक्शन किस तरफ रहेगा ये कुंडली देखकर हम स्पष्ट तौर पर समझ जाएंगे। और बहुत कुछ हमने समझा, बहुत कुछ जाना। कुंडली ही सबका सार है और कुंडली से ही हम सब कुछ पता कर सकते हैं, है ना। इंस्टेंट मनी के लिए कोई रेमेडी बताएं पंडित जी। देखिए इंस्टेंट मनी के लिए रेमेडी मैं आपको बताता हूँ। आपको ऐसा लगता है कि आप काम तो कर रहे हैं लेकिन आपका पैसा जो है वो आ नहीं रहा, ठीक है। या बहुत लोग कहते हैं ना हमारा पैसा, मैं काम करता हूँ मेरा पैसा नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में शिवलिंग पे रोजाना गन्ने का रस चढ़ाओ। ठीक है। और देखो आप 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करो और गन्ने का जो जूस है उससे भगवान शिव का अभिषेक आप करके देखो। ठीक है। आपको समझ आ जाएगा, आपका जो पैसा रुका हुआ इंस्टेंट आने लगा है। रुके हुए धन के लिए ये है ये उपाय। हाँ, ये रुका हुआ धन नहीं जी। आप कहते हैं ना कोई आपका पैसा मार ले, ठीक है, ये उसके लिए है। ठीक है। रुके हुए धन के लिए मैंने आपको बताया था, ऐसे में देसी घी से भगवान का अभिषेक करें। पंडित जी, अब हम बात करेंगे नेम फेम के लिए क्या करे व्यक्ति, किससे उसको नेम फेम मिले, इसके लिए कौन सा ग्रह जिम्मेवार है और हमें क्या ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे नेम फेम मिले। देखिए अगर आपको अपनी लाइफ में नेम फेम चाहिए तो ऐसी स्थिति में आपको सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। सूर्य जो है वो नेम फेम के लिए बहुत जरूरी है। ऐसी स्थिति में आप क्या करें, आप रोजाना नियम बना लीजिए। एक तांबे का लोटा लेना है। ठीक है। उसमें थोड़ा सा जल, थोड़ा सा गुड़, थोड़ी सी रोली और जरा सा चावल, ये डाल के ओम गृणी सूर्याय नमः का 7 बार जाप करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ दें आप। ठीक है। तो आपका सूर्य स्ट्रांग होने लगेगा। क्या इसके लिए कोई विशेष समय निर्धारित है? देखिए कोई विशेष समय तो नहीं, लेकिन हमें पूजा पाठ कब करनी चाहिए, जब सबसे पहले हम अपने आप को पवित्र करें। तो यानी कि जब हम उठते हैं, उठ करके हम नहाते हैं, नहाने के बाद आप जो है झूठा मुंह ना करें, आप जा करके पहले भगवान सूर्य को अर्घ दें, उसके बाद आप कुछ दूसरा काम करें। ठीक है। तो भगवान सूर्य को अर्घ दें और सूर्य को अर्घ देने से आपको नेम फेम दोनों चीजें मिलेंगी एक साथ। तो जल्दी से जल्दी ये उपाय करें और नेम फेम आप प्राप्त करें। पंडित जी, ये जानना चाहेंगे, लोग कर्ज में डूब रहे हैं जी, कर्ज से डूब रहे हैं, उससे बहुत परेशानियां बढ़ रही हैं, तो कर्ज से बाहर आने के लिए, कर्ज से मुक्ति पाने के लिए क्या ऐसी कोई रेमेडी है? बिल्कुल है जी। देखिए जो व्यक्ति कर्जे से परेशान है, ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, रोजाना शाम को दिन छिपने के बाद एक आटे का दीपक बनाए, 4 बत्ती वाला। ठीक है। ठीक है। ठीक है। उसको सरसों के तेल से भर ले। ठीक है। उसमें 8 दाने काली साबुत उड़द के जरूर डालें और 1 रुपए का सिक्का रख करके, ठीक है, और उसे पीपल के पेड़ पर जलाएं। ठीक है। और भगवान से क्षमा अर्चना मांग कर आए और आप घर वापिस आए। ठीक है। ठीक है। और आप देखेंगे आपका जो कर्जा है वो डे बाय डे उतरना शुरू हो जाएगा। ठीक है। दीपक की हमने बात की पंडित जी, तो दीपक भी हम अलग अलग जला रहे हैं, घी का दीपक जला रहे हैं, सरसों तेल का जला रहे हैं, तिल के तेल का जला रहे हैं, इसकी क्या मान्यता है? देखिए डिपेंड करता है ना,
भगवान शनि देव को प्रसन्न करोगे तो सरसों का तेल ही ठीक है चलता है जी। ठीक है। भगवान गणेश को आप जो है प्रसन्न करना चाहते हो, भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हो, ऐसी स्थिति में घी का दीपक जलाना चाहिए ठीक है। डिपेंड करता है ठीक है कि किस कार्य को करने के लिए हम जा रहे हैं, उस हिसाब से हम दीपक जलाते हैं। ठीक है, तो हम उस हिसाब से दीपक जलाएंगे और उसका फल हमें मिलेगा। ठीक है, इसके साथ हम ये जानना चाहेंगे पंडित जी कि शुक्र जो है हमारा, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या किया जा सकता है, और अगर उसमें कोई दोष है तो इसका हम पता कैसे लगाएं? क्या कुंडली देखकर ही पता लगाएंगे? देखिए, दोष के बारे में तो अगर मैं बात करूं तो जन्मपत्री से ही पता लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी भी जातक की कुंडली में अगर जन्मपत्री नहीं है और ऐसी स्थिति में शुक्र को वो स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में उसे क्या करना चाहिए? रोजाना सफेद गाय को अपने हाथ से जी कुछ सफेद मीठा जो है वो खिलाना चाहिए, और उसके बाद गौ माता के पैर छू करके आशीर्वाद लेकर के अपने घर आना चाहिए। ऐसी स्थिति में शुक्र स्ट्रांग होता है। शुक्र को स्ट्रांग करने का दूसरा तरीका है, हमें अपनी बॉडी को बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए। ठीक है, परफ्यूम, डिओ इसका इस्तेमाल करना चाहिए, उससे भी शुक्र स्ट्रांग होता है। शुक्र स्ट्रांग करने के लिए कभी भी जातक को ऐसे कपड़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो बहुत डार्क कलर्स हो, ठीक है, और कटे फटे कपड़े ना हो। आजकल आपने देखा ना, लोगों का फैशन हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल, कुछ कपड़े ऐसे हैं जो कहीं से कटे हुए हैं, वो एक फैशन है। ऐसे कपड़े धारण करने से शुक्र खराब होता है। मतलब साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं, कटे फटे कपड़े नहीं पहने, परफ्यूम डिओड्रेंट का इस्तेमाल करें और अपने शुक्र को आप सही करें। लेकिन आपने कहा परफ्यूम और डिओड्रेंट का इस्तेमाल करना, क्या परफ्यूम डिओड्रेंट हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, या जिसका राहु अशुभ हो वो भी इस्तेमाल करे? देखिए, हर कोई कर सकता है। ठीक है, देखिए, हम अपनी बॉडी को जितना साफ सुथरा रखेंगे जी, अच्छा है ना जी, तो जितनी अच्छी फ्रेग्रेंस हम यूज करेंगे उतना अच्छा रहता है। तो हम जितनी अच्छी फ्रेग्रेंस यूज करेंगे और साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे, उससे शुक्र हमारा बेहतर से बेहतरीन होता जाएगा और हमें शुभ फल देना शुरू कर देगा। लग्जरियस लाइफ की क्या उसके लिए क्या उपाय है, कौन सा ग्रह जिम्मेवार है और क्या उपाय करें? शुक्र, ठीक है, अपने शुक्र को स्ट्रॉन्ग करते जाइए। ठीक है, लाइफ में लग्जरी ऑटोमेटिक आती चली जाएगी। शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने से क्या इसके लिए उपाय किया जा सकता है? देखिए, शुक्र के उपाय बेसिकली मैंने आपको बताए, लेकिन जो कपड़े, ठीक हाँ, है, लेकिन ठीक है, आप समझिए जी, शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के और भी तरीके हैं। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को हमेशा घर में जो उनकी लेडीज हैं, ठीक है, उनसे कभी लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए, कलेश नहीं होना चाहिए। अभी घर की लक्ष्मी, ठीक है, और शुक्र लक्ष्मी माँ जो है ना, तो कारक है। अगर आप अपने घर की लक्ष्मी की ही इज्जत नहीं करोगे तो आपको लक्ष्मी कहाँ से प्राप्त होगी? ठीक है ना, तो अपनी घर की लक्ष्मी को खुश रखें हमेशा, और अपने घर की लक्ष्मियों से कहें कि वो हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहन करके, अच्छे कपड़े पहन करके, नहा धो करके, तैयार रह करके अपने आप को मेकअप करके रहें। आजकल जैसे आपने देखा है ना, घर की लेडीज लोअर टी शर्ट पहन रखा है ना जी, तो बाल बिखरे हुए हैं, उससे भी शुक्र खराब होता है। ठीक है, एक सवाल ये भी है कि आजकल के युवा, जैसे कि सवाल मैंने आपसे पहले भी पूछा था पंडित जी, कि युवा जो है मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, भागम भाग कर रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके उनको सफलता नहीं मिल रही है। ऐसा क्या उपाय करें जिससे कि उन्हें सफलता मिले? देखिए, अगर किसी भी कार्य को करने में आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, ठीक है, ऐसी स्थिति में जातक को रोजाना हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करना चाहिए। जी, भगवान को जब भी आप पाठ करने जाएं तो एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं, ठीक है, भगवान के सामने चरणों में, ठीक है, और एक संकल्प ले, ठीक है, और उसके बाद हनुमान चालीसा का 7 बार रोजाना पाठ करें। ठीक है, आप देखिए आपके सारे काम बनते चले। तो तमाम जानकारियां पंडित जी ने हमें दी, आप सभी दर्शकों से हमने साझा की। पंडित जी, अंतिम क्वेश्चन आपसे ये है कि हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे उनके घर में सुख शांति बनी रहे और लोग आगे बढ़ते रहें? देखिए, मैं सभी व्यूअर्स को यही संदेश देना चाहूंगा जी, कि कभी भी अगर आप घर में समृद्धि चाहते हैं जी, तो ऐसी स्थिति में आप हमेशा आप अपने घर को
साफ सुथरा रखें, अपने घर के व्यक्तियों की इज्जत करके चलें, अपने से बड़ों की इज्जत करें, उनका मान सम्मान रखें जी। ठीक है। अगर आप अपने घर की स्त्रियों को परेशान करते हैं तो आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं आप लक्ष्मी को नाराज कर रहे हैं। ये कह सकते हैं ग्रहों की स्थिति खराब हो सकती है। अगर आप अपनी घर की लक्ष्मी को नाराज करके और बाहर लक्ष्मी की आस करते हैं बिल्कुल, तो आप समझ जाइए कि लक्ष्मी माँ आपसे नाराज हैं। ठीक है ना। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा अपने व्यूअर्स से कि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी, जब भी कुछ ऐसी फोकस आपको लगता हो, आपको कोई भी दिक्कत परेशानी लगती हो, तो ऐसी स्थिति में आप अपनी जन्मपत्री एक बार जरूर दिखाएं। जन्मपत्री आप किसी को भी दिखा सकते हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप जन्मपत्री केवल मुझे दिखाएं, आप किसी को भी जन्मपत्री दिखाएं। देखिए, कुंडली का जीवन में बहुत बड़ा रोल है। ठीक है। तो जन्मपत्री के हिसाब से अगर आप चलते हैं तो आपको लाइफ में कोई दिक्कत परेशानी आएगी ही नहीं। बिल्कुल, तो लाइफ में कोई परेशानी नहीं आएगी अगर आप जन्मपत्री के हिसाब से चलते हैं, अपनी कुंडली के हिसाब से चलते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं और ऐसे में आप एक बार पंडित जी से जरूर संपर्क करें, क्योंकि स्पष्ट तौर पर हमारे पंडित जी का कहना है कि बिना कुंडली के कोई भी भ्रम हम नहीं फैलाएंगे। यानी कि बिना कुंडली देखे कोई भी ऐसी जानकारी नहीं दी जाती है, नहीं दी जाएगी जिससे कि लोगों के मन में भ्रम उत्पन्न हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी हमारे पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो अपने से बड़ों का सम्मान करें। घर में अगर सुख शांति समृद्धि बनाए रखना है तो बड़ों का सम्मान करें, उनकी इज्जत करें, बड़ों के पैर छुएं, सूर्य को जल दें और साथ ही साथ घर में जो महिलाएं हैं उनके साथ भी अच्छा बर्ताव रखें, अच्छा व्यवहार रखें, तभी आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। साथ ही साथ ग्रहों की जो स्थिति अगर बुरी बनी हुई है तो वो भी अच्छी बन सकती है, ग्रहों की स्थिति बुरी नहीं होगी। इसके साथ ही हमारे इस एपिसोड में इतना ही और आगे हम लगातार आपके साथ बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे ऐसे ही नए गेस्ट के साथ। नमस्कार, जय माई की।